चलिए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि यूपीआई क्या है और यूपीआई ने किस प्रकार से अमेरिका के वीजा और मास्टर कार्ड के बैंड बजा दी। आखिर अमेरिका भारत से क्यों डरा हुआ है। देखिए, यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो यूपीआई पेमेंट करने का एक मेथड है। यूपीआई से पेमेंट करना बहुत आसान हो जाता है। आज के युग में यूपीआई का ही ज्यादातर प्रयोग हो रहा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में, ये बकलो लिया गया शॉपिंग की और शॉपिंग करके यहाँ पे क्यूआर कोड में स्कैन की। क्यूआर कोड का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स, फटाफट रिस्पॉन्स देना, और क्यूआर कोड में स्कैन कर इसके पैसा का भुगतान कर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो हम स्कैन करते हैं वो पेटीएम, गूगल पे, तेज या भीम पे से स्कैन करते हैं, लेकिन उसमें यूपीआई रहती कहाँ है, चलिए हम बताते हैं विस्तार से। देखिए, फोन पे या पेटीएम या गूगल पे या तेज, इन सभी में काम करती है यूपीआई। यूपीआई में मर्चेंट आईडी होता है, जिस मर्चेंट आईडी के तहत आप लोग भुगतान किसी भी चीज का कर देते हैं। इन जैसे ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म जितने भी हैं उन सभी में काम करती है यूपीआई। यूपीआई से पहले आरबीआई ने एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस और एनपीसीआई जैसी ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था, और इन सब प्लेटफॉर्म के रहते हुए भी यूपीआई ने इतना बूम कैसे कर गया मार्केट में, और यूपीआई ने कैसे अपना छाप अमेरिका जैसी और जापान जैसे कंट्री पर भी छोड़ दिया। देखिए, भारत की सबसे पहली ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म था आरटीजीएस। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसे आरबीआई ने 2000 ईस्वी में लॉन्च किया था, लेकिन इसमें कमियां क्या थी? इसकी कमी थी कि इसमें जितने भी ट्रांजैक्शन होते थे वो 2 लाख प्लस होते थे। इसका मतलब कि 2 लाख से आपके पास ज्यादा ट्रांजैक्शन करना है तो 2 लाख से ज्यादा के ट्रांजैक्शन के लिए आरटीजीएस का प्रयोग किया जाता था। लेकिन व्यक्ति के पास एक समस्या था कि 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपये का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि 1,99,999 रुपये तक का भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका लिमिट था कि 2 लाख से ऊपर का भी ट्रांजैक्शन कर सकेगा। इन्हीं सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने एनईएफटी ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। देखिए, एनईएफटी ने तो आरटीजीएस से बेहतर बहुत था। जैसे कि उसमें 2 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन था, तो इसमें 2 लाख से नीचे आप ट्रांजैक्शन कर सकते थे। लेकिन ये ससुरा में भी एक कमी था। एनईएफटी में कमी क्या था कि इसमें 2 लाख से कम के ट्रांजैक्शन कर सकते थे, लेकिन आधा घंटे के अंतराल पर आप कर सकते थे। इसका मतलब अभी आप कुछ रुपए भेज दिए और आधा घंटा वेट कीजिए और आधा घंटा बाद फिर आइए तो फिर दोबारा भेजना पड़ता था। यही समस्या था एनईएफटी में। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से आपको हम समझा देते हैं। एक बार की बात है, मिश्रा जी अपने ससुराल जा रहे थे इसी भुटभुटाई गड़िया से। उस समय राजदूत का गाड़ी हुआ करता था सभी, और ससुराल जा ही रहे थे तब तक रास्ते में उनका ब्रेक फेल हो गया और एक बुढ़िया के ठोकर मार दिए और बुढ़िया का खोपड़िया उड़ा दिए। ले ससुराल उनका खोपड़ी उड़ गया पूरा, और बुढ़िया गिर गई, वहीं पे मौत हो गई बुढ़िया की। अब मिश्रा जी उधर कष्ट से कुछ दिया सर रास्ते में, क्योंकि ये ठोकर मारे थे बुढ़िया को, तो मर्डर किए थे ठोकर मार करके। इनको कष्ट से कुछ दिया सर, इनसे पैसा का मांग किया सब, और मिश्रा जी के पास पैसा था नहीं। कुछ आने के बाद फोन किया अपने घर, तो एनईएफटी के माध्यम से वहां से पैसा ट्रांसफर किया गया। लेकिन इतना पैसा से बुढ़िया के बाल बच्चों को मनमान नहीं था। मिश्रा जी के पास बार बार लाठी लेके जाता था सब कि आवड़ी पैसा दो ना तो तोरो खोपड़िया मार के उड़ा दे, जिससे मिश्रा जी को बहुत समस्या हो गया। फिर मिश्रा जी ने अपने बेटे के पास कॉल किया, और एनईएफटी का लोचा था कि पैसा जो भी ट्रांसफर किया जाता था उसमें आधा घंटा का समय लेता था एनईएफटी। लेकिन बुढ़िया के बाल बच्चा 12 मंचर हुआ था। आधा घंटा पूरने से पहले ही मिश्रा जी के मार के वो काने उड़ा दिया सब। इन्हीं सभी समस्याओं से निपटने के लिए एनपीसीआई का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसका नाम था आईएमपीएस। देखिए, आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस, जिसको 2010 में एनपीसीआई कंपनी ने लॉन्च किया था। आईएमपीएस को लॉन्च करने वाली कंपनी एनपीसीआई की स्थापना आरबीआई ने 2008 में ही कर दी थी। देखिए, एनपीसीआई बहुत हद तक सही था, क्योंकि इसमें पैसा धक्का धक जाता था, कोई भी पैसा ट्रांसफर करने में बिल्कुल समय नहीं लेता था। लेकिन इसमें भी एक लोचा था। इसमें लोचा क्या था कि किसी के पास यदि पैसा भेजना पड़ता था उससे पहले उसमें बेनिफिशियरी आईडी ऐड करना पड़ता था। बेनिफिशियरी आईडी ऐड करने के 24 घंटा बाद में वो पैसा को ट्रांसफर कर सकता था, जितना मन चाहे उतना। इन सभी झमेला में पब्लिक नहीं पढ़ना चाहती थी, और पब्लिक को समझ में भी नहीं आता था, क्योंकि वही लोग समझ पाते थे जो इसके बारे में जानते थे और पढ़े लिखे थे लोग। लेकिन अपने बिहार या भारत की यदि बात की जाए तो बहुत सारे लोग भी अभी भी हैं जो अशिक्षित हैं, जो इस बात को नहीं समझ पाते थे, जिनको झमेला लगता था। उन्होंने इस सब चीज से उब गया था। लेकिन एनपीसीआई लोगों को जाने नहीं देना चाहता था। लेकिन एनपीसीआई सभी लोगों के मन की बात को जानता था, और एनपीसीआई किसी भी आदमी के दिमाग को पढ़ लेता था। एनपीसीआई ने क्या किया कि अपनी कंपनी को ही अपग्रेड कर दिया, और एनपीसीआई को अपग्रेड करके यूपीआई को लॉन्च कर दिया, जो 2016 में भारत में लॉन्च किया गया। हालांकि यूपीआई को लॉन्च करने का श्रेय रघुराम राजन और दिलीप आस्पे को जाता है। यूपीआई को लॉन्च करने का जो तिथि था वो 11 अप्रैल 2016 को अपने इंडिया में लॉन्च किया गया था। हालांकि बात किया जाए अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो डिजिटली दुनिया में बहुत ज्यादा काम किया है। और जब यूपीआई लॉन्च हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी थे। हालांकि नरेंद्र मोदी जी भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री जो है वो डिजिटल दुनिया में यूपीआई को बहुत सपोर्ट किए थे और यूपीआई को खुलकर प्रमोशन किया था। चलिए अब जानते हैं कि अमेरिका के वीजा और मास्टर कार्ड को पीछा छोड़ते हुए यूपीआई ने कैसे इतना नाम कमा लिया। आखिर अमेरिका यूपीआई से क्यों जल रही है, इसको जलन का क्या कारण है? देखिए यूपीआई में कुछ ऐसी खासियत है जिसके चलते मार्केट में बूम कर गया। जैसे कि यूपीआई में नो बेनिफिशियरी आईडी, इसका मतलब कि बेनिफिशियरी आईडी ऐड करना जरूरी नहीं होता है, उसमें वर्चुअल आईडी के तौर पर वो काम करता है। और यूपीआई में 24/7 सपोर्ट मिलता है, इसका मतलब कि 24 घंटा और 7 दिन वो सेवा देता है। और उसके बाद 3 नंबर पॉइंट है कि यूपीआई जो है डिजिटल पेमेंट करता है, इसका मतलब कि वो नेट के द्वारा ऑनलाइन पेमेंट कर देता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं होता है। और चौथी उसकी विशेषता क्या है कि वो एक क्यूआर कोड के द्वारा स्कैन करके अपनी पेमेंट को भुगतान कर देता है, जिसमें बहुत कम समय, सेकंडों से कम में भी उसका भुगतान पूरा कर लेता है। और इतना करने के बावजूद भी यूपीआई 1 रुपये भी चार्ज नहीं करती है। इसके चलते मार्केट में बहुत जल्द बूम कर गया। और इसमें सरकार ने किस प्रकार से बूम करे भाई, इसके बारे में भी जान लेते हैं। हालांकि सरकार इस बात को भली भांति से जान रही थी कि यूपीआई हमसे मार्केट में बूम नहीं कर पाएगी, इसलिए सरकार ने क्या किया कि यूपीआई को प्राइवेट कंपनियों को ऑफर कर दिया। और सबसे पहले फोन पे ने अगस्त 2016 में यूपीआई से कनेक्ट हुआ। हालांकि यूपीआई की स्थापना अप्रैल 2016 में ही हो चुकी थी। जैसे कि गाँव में एगो कहानी कहा जाता है कि मंगनी एगो बउआ और दे दिलन जाऊंगा। और उसी प्रकार यूपीआई को सपोर्ट करने मार्केट में आ गए मुकेश अंबानी की जियो, जो सितंबर 2016 में लॉन्च कर दी गई, जिससे व्यक्ति को नेट की अच्छी सुविधा मिलने लगी और यूपीआई से लेन देन करना जारी कर दिए। आप लोग अभी तक जानते हैं कि नोटबंदी भारत में हुआ था, जो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, लेकिन इसका रीजन आप लोग नहीं जानते हैं कि नोटबंदी क्यों किया गया था। तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि नोटबंदी हम इसलिए किए थे ताकि जितने भी करोड़पति लोग हैं उनका हम काला धन निकाल सके, लेकिन इसका राज ही कुछ और था। इनको तो यूपीआई को मार्केट में बूम कराना था, जिसके चलते इन्होंने नोटबंदी कर दिया नवंबर 2016 में। अब नोटबंदी से क्या हुआ फायदा यूपीआई को कि जितने भी ट्रांजेक्शन होने लगे वो सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होने लगे, जिससे यूपीआई मार्केट में बहुत ज्यादा बूम कर गया। साथ ही यूपीआई के बूम होने का कारण हो गया कि जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म थे सभी से यूपीआई को कनेक्ट कर दिया गया। जैसे कि फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, तेज, इन सभी प्लेटफॉर्मों से इनको कनेक्ट कर दिया गया, जिससे यूपीआई आज देश में ही नहीं बल्कि विदेश कंट्री में भी अपना धाक जमाए हुए हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यूपीआई से भारत को बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि यूपीआई प्रतिदिन 22 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन करता है। और यदि बात की जाए भारत के यूपीआई का, तो भारत के यूपीआई एक महीने में 10 लाख करोड़ का ट्रांजेक्शन करता है, जिसके चलते अमेरिका को मिर्ची लगी हुई है। देखिए यूपीआई भारत में ही नहीं बल्कि अपने विदेशों में भी धाक जमाए हुए हैं। विदेश के कुछ जो कंट्री है उसमें यूपीआई की सेवा वहां पे दी जा रही है। अभी तक यूपीआई में एक बहुत बड़ा लोचा था, यूपीआई ने बहुत बूम किया मार्केट में, लेकिन एक लोचा इसमें फंस गया था क्या कि ऑनलाइन पेमेंट करता था। इसका मतलब हुआ कि आपके मोबाइल में यदि नेट है तो आप इसके पेमेंट कर पाएंगे, और नेट नहीं है तो पेमेंट नहीं कर पाते थे। इससे अक्सर लोगों को बहुत हानियां भी होती थी, क्योंकि मान लिया कि किसी के जेब में पैसा नहीं है और वो कहीं खाना खा लिया जा करके और उसके पास पैसा है ही नहीं तो देगा कैसे, और वहाँ पे नेट भी वर्क नहीं कर रहा था तो पैसा नहीं दे पाता था, जिसके चलते उसको कठिनाई का सामना करना पड़ता था। इन्हीं सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यूपीआई ने एक बड़ा बदलाव किया है और यूपीआई लाइट को लॉन्च किया है। अब आपके मोबाइल में नेट रहे अथवा नहीं रहे, आप बिल्कुल उसका भुगतान कर सकते हैं यूपीआई लाइट के द्वारा। ऑफलाइन भुगतान होगा, ये बिल्कुल ऑनलाइन से इसका कोई लेना देना नहीं है। अभी तक तो आप लोग जानते थे कि यूपीआई सिर्फ स्मार्टफोन में सपोर्ट करता है और स्मार्टफोन से उसके ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल आपकी जानकारी गलत है। अब छोटे फोन यानी बटन वाले जितने भी फोन होते थे 2G फोन, उनसे भी आप इसका भुगतान कर सकते हैं एक नंबर के थ्रू। अभी एक न्यूज बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि यूपीआई अब चार्ज करेगा किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए, चाहे मान लिया बिजली का बिल भुगतान करना हो या किसी दुकानदार को देना, उसमें आपको चार्ज करेगी यूपीआई। लेकिन ये बिल्कुल न्यूज सही है, लेकिन आपके ऊपर लागू नहीं होता है, क्योंकि 99% जो लोग हैं वो यूपीआई को यूज करते हैं डायरेक्ट, और 1% जो लोग हैं वो यूपीआई को वॉलेट के थ्रू यूज करते हैं। तो जो यूपीआई को प्रीपेड के अकाउंट के थ्रू पेमेंट करेंगे उन्हीं का सिर्फ पैसा कटेगा, और नहीं तो जो जनरल यूज करते हैं जैसे कि हम लोग करते हैं यूपीआई के थ्रू पेमेंट, तो हम लोग के कोई चार्ज नहीं कटे जाएंगे। यूपीआई के नहीं रहने से भारत को बहुत ज्यादा घाटा होता था, क्योंकि जितने भी नोट कटे फटे होते थे और नोट को छापने और मेंटेनेंस करने का खर्चा हर साल सरकार को 2 लाख करोड़ आती थी, जिससे यूपीआई के आने से उसमें बचत हुई। क्योंकि नोट जो पहले आते थे उस पर नोट कट जाते थे, गल जाते थे, या नोट जैसे नोट पर लिखे रहते थे बहुत सारे नाम, या जैसे लिख देता था लोग सोनम गुप्ता बेवफा। इन सब तमाम चीजों से छुटकारा मिल करके यूपीआई को बेनिफिट हुआ है, और यूपीआई ने लगभग सरकार को बहुत सारे करोड़ रुपए का उनको बेनिफिट दिया है। इस तरह से यूपीआई ने मार्केट में अभी तक धाक जमाए हुए। हाल फिलहाल फ्रांस और जापान जैसे देश भी यूपीआई में रुचि दिखा रहे हैं। हालांकि यदि फ्रांस में हमारा यूपीआई लॉन्च हो जाता है और यूपीआई से सेवा वहाँ पे दी जाने लगेगी तो हमको जाने आने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और रुपया का बिल्कुल टेंशन नहीं रहेगा, हमको रुपया बदलना नहीं पड़ेगा, बल्कि यूपीआई से भुगतान करके हम लोग फॉरेन कंट्री में भी ऐश कर सकते हैं। और भारत की कामयाबी को देखते हुए गूगल ने अमेरिका को एक लेटर लिख दिया और कहा कि ये महाराज, भारत में जैसे यूपीआई वैसे लॉन्च कीजिए, अमेरिका में नहीं तो हमारा जीडीपी बहुत कम हो जाएगा और भारत बहुत हमसे आगे निकल जाएगा डिजिटल मामला में। हालांकि इन सब कामों के पीछे हमारे नरेंद्र मोदी जी का हाथ है, हम इनकी कामों को सराहना करते हैं। ऐसे ही भारतीय झंडा विदेशों
विदेशों में लहराते रहिए। मोदी जी आप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका जो विधायक है जदुलाल नाथ, जो त्रिपुरा असेंबली में जाकर के पॉर्न वीडियो देख रहा है, उसको समझाइए महाराज, नहीं तो उसको सस्पेंड कर दीजिए ससुरा को। वैसे वैसे व्यक्ति को आप लोग विधायक बना देते हैं, उस ससुरा जाके पॉर्न वीडियो देखने लगता है असेंबली में। बताइए, इस खबर को इंटरनेशनल मीडिया दिखा रही है, इससे भारत की छवि पर क्या असर पड़ेगा, इसको समझाइए, वरना सस्पेंड कर दीजिए। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके शेयर कर दीजिए।